तो आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है वो आप हाईलाइट करना, इसका नाम है डिमांड या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चलो तो देखो जी, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमें चर्चा करनी है। इसका नाम है बेसिकली डिमांड, ठीक है, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था, जिन बच्चों को अगर नहीं याद वो दोबारा मार्क कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज को क्या बोलेंगे? डॉलर, ठीक है। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या बोलेंगे? डॉलर। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि हम मतलब आप, मैं या हम जैसे जितने भी देशवासी हैं, हम सब मिलाकर डॉलर की डिमांड क्यों कर रहे हैं? भाई हमें डॉलर क्यों चाहिए रोहित भाई, ये है मुद्दा, है ना। भाई हम तो इंडिया में रहते हैं, बाहर निकलेंगे छोले भटूरे खाने के लिए तो हम तो अपना 100 रुपये का नोट देंगे, जूते खरीदने जाएंगे तो अपने 2000 का नोट देंगे या 500 का नोट देंगे या डेबिट कार्ड देंगे, कुछ भी देंगे। तो आपको, मुझे या भारतवासियों को अचानक से डॉलर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मतलब उसको बोलते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो पहले एक छोटी सी लाइन लिखनी है, फिर उस लाइन के बाद चर्चा आगे बढ़ती रहेगी। तो यहाँ आप छोटा सा लाइन लिखना है, देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन, there is an inverse relation between price of a foreign exchange, between price of foreign exchange and quantity demanded of a foreign exchange, and quantity demanded of a foreign exchange। इनवर्स रिलेशन शब्दों को आप ब्लॉक बना लेना। चलो, तो ये कोई नई लाइन बिल्कुल भी नहीं है, ये वही लाइन है जो आपने आज से 5 साल पहले पढ़ी थी, जब आप क्लास 11th में छोटे मासूम बच्चे थे, भोले वाले। कब पढ़ी थी याद दिलवा देता हूँ। आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बोलो यस यस। तो उसमें आपको एक चीज़ बिल्कुल पहले ही दिन सिखाई थी और जो सबने सीख भी ली थी, कि अगर किसी भी चीज़ का दाम अगर बढ़ता है, लेट से प्राइस ऑफ कुछ भी लिख लो यहाँ, कार अगर बढ़ता है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी कि जो डिमांड, सिंपल भाषा में कह लो, चलो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं लिखवाई जा रही है आपको प्यारे बच्चों। अब अगर कार को हटा के कह दूं शूज़, तो भी ये बात चलेगी कि अगर शूज़ का प्राइस बढ़ेगा तो शू की क्वांटिटी मतलब डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कैसा रिलेशन है दोनों का? इनवर्स रिलेशन है। तो अब शू की जगह अगर मैं लिख दूं डॉलर, कि अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। तो कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने। तो डिमांड का रिलेशन तो हमने वही लिखा है जो बचपन में भी हमने पढ़ा है, कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये लाइन तो वही है, ठीक है। तो ये तो एक ऐसी लाइन लिख ली इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन मुद्दा अगेन, मुद्दा इस दिस, ये पहला क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लो इम्पॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन के रूप में आता है 3 मार्क्स का, कि हमें डॉलर क्यों चाहिए? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? या तो इस रूप में क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिमांड के सोर्सेज क्या हैं फॉरेन एक्सचेंज के, या इसी को घुमा के ऐसे पूछ लेता है कि वाई रोहित भाई, वाई तुम्हें डॉलर क्यों चाहिए, बताओ रोहित। ताकि बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें और हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकें। तो उसके लिए तो बाहर के लोगों को डॉलर देना है, तुम्हें क्यों डॉलर चाहिए? मतलब पॉइंट ये है कि आप यहाँ इंडिया में बैठे हैं, आपका जीवन अभी तक देखो कट ही गया, पिछले 16-17 साल बिना डॉलर के ही कटा है। तो अब अचानक से अगर आपसे ये कह रहा हूँ मैं कि आपको डॉलर की आवश्यकता पड़ रही, तो ऐसा क्या हो रहा होगा, ये सोच रहे हैं हमें कि आपको डॉलर की आवश्यकता पड़ गई, या हमारे देश को डॉलर की आवश्यकता पड़ गई। हाँ, तो ये है एक मुद्दे का सही रीज़न, बिल्कुल सही। तो लिखो नंबर 1, टू परचेज गुड्स और सर्विसेज from foreign countries,
है ना, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लो बड़ा बड़ा, क्या कहते हैं, जब विदेश से सामान खरीदते हो तो इम्पोर्ट्स। तो अब आपने अगर बाहर से कुछ सामान खरीदा है तो अब हमें, मतलब हम भारत देश को बाहर पैसा देने के लिए तो क्या देना पड़ेगा वहाँ, डॉलर। वो तो आपका रुपी नहीं लेगा ना बाहर का व्यक्ति। तो अगर आप विदेश से कोई सामान खरीदते हैं तो हमें डॉलर की थोड़ी सी डिमांड हो जाती है, डॉलर की आवश्यकता पड़ जाती है। दूसरा रीज़न सोचो जी, और क्यों चाहिए आपको डॉलर? बिल्कुल सही, इन्वेस्ट कर सके फॉरेन कंट्रीज़ में। तुमने तो उल्टा बोला था। तो दूसरा है टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज़। अब मुझे न्यूयॉर्क में घर खरीदना है और मैं 2000 के नोट लेके पहुंच गया वहाँ, तो फिर तो नहीं होएगा ना बात। तो अगर मुझे किसी भी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो मुझे फिर से डॉलर चाहिए, मतलब वही फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तीसरा, और बताओ जी, और क्यों चाहिए डॉलर? फॉरेन टूर, घूमने जाना है रोहित भाई, एफिल टावर देखने चलोगे मेरे साथ? तो जेब में क्या 2000 के नोट लेके चलें? वहाँ तो नहीं चलेंगे ना। तो टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स, है ना, विदेश घूमने जाएंगे जब हम, तो फिर तब भी अपने को फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर डॉलर को हम ब्लैक मनी स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब बातों की चर्चा हम विद्यालय के मंदिर परिसर में नहीं कर सकते प्रियांशु भाई, यहाँ हम अच्छी बातें सीखते हैं, है ना, तो अपने मुद्दे पर स्टिक रहते हैं। और चौथा रीज़न, और बताओ, और क्यों चाहिए आपको? टू सेंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब यूनिलैटरल ट्रांसफ़र वर्ड सुनने में थोड़ा घातक लग रहा है, लेकिन ब्रैकेट में लिख लो सिंपल भाषा में, मतलब गिफ्ट्स या ग्रांट्स टू फॉरेन कंट्रीज़। अब आपका एक दोस्त रहता है जॉन सीना यूएस में, अब उसका बर्थडे आया, आपको गिफ्ट भेजना है वहाँ, तो आपने 2-2 हज़ार के नोट का लिफाफा भेज दिया, तो फिर उसका क्या करेगा वो? तो मतलब कई बार हमें कुछ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स अगर विदेश में भेजने होते हैं, गिफ्ट्स या ग्रांट्स, तो भी हमें डॉलर की, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ जाती है। तो मतलब 4 मेन रीजंस हो गए जिनकी वजह से हम डॉलर की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो एक बार अपने मुंह से बोल दो जल्दी से, क्यों करते हैं हम डॉलर की डिमांड? ताकि मतलब या तो हमने बाहर से गुड्स खरीदे हैं, या हमें बाहर इन्वेस्ट करना है, या हमें बाहर घूमने जाना है, या हमें बाहर किसी को गिफ्ट्स देने, मतलब यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स देने, है ना। चलो लेफ़्ट पेज पर आ जाओ। अब इसके लेफ़्ट पेज पर हम इन्वर्स रिलेशन जो पॉइंट लिखा उसका एक चित्र बनाएंगे, जो बचपन में भी क्लास 11th में भी बनाया था हमने। चलो तो क्लास 11th में बनाते हैं वापस से इन्वर्स रिलेशन का चित्र। एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है? आउटपुट नहीं लिखना, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ के बाद बताओ, कार लिखूं, शूज़ लिखूं, मोमोज़ लिखूं या पिज़्ज़ा लिखूं? हाँ, और डॉलर को क्या बोलेंगे हम? फॉरेन एक्सचेंज। और वाई एक्सिस पे बताओ क्या लिखूं? किसका? जूते का? और डॉलर को क्या बोलेंगे हम? वेरी गुड। तो ऐसे सीखते हैं, देखा, ये होता है स्टाइल सिखाने का। तो प्राइस किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, तो बिल्कुल सही चीज़ें लिखनी है एग्जाम में एक्स और वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब डॉलर की, और वाई एक्सिस पे प्राइस किसका? डॉलर का, क्योंकि यहाँ पर हम चैप्टर में डॉलर पढ़ रहे हैं, गाड़ी, जूता, बंगले से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इनके इन्वर्स रिलेशन को कैसे कर्व से शो करेंगे? अपवर्ड। वेरी गुड। तो 2 थप्पड़ गाल पे इतनी तेज़ लगाओ ताकि पूरे मोहल्ले में आवाज़ सुनाई दे। तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। तो इन्वर्स रिलेशन हमेशा
कैसे कर्व से शो किया जाता है, डाउनवर्ड, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। तो छोटा सा डेमो भी बना देता हूँ आपके लिए। मान लो R1 प्राइस पर क्वांटिटी है Q1, ठीक है। R1 को ऐसी कुछ एज्यूम करके लिख देता हूँ आपके लिए, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, से $1 इज इक्वल टू 80, ठीक है। मान लेते हैं प्राइस 80 रुपये है, और अब प्राइस कम हो गया, देखो रोहित भाई, R2 हो गया, ठीक है, प्राइस कम हो गया R2। तो R2 को भी कुछ नाम दे देता हूँ ऐसी, मान लो कितना हो गया, से अब कितना हो गया प्राइस, अब हो गया 60, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या होगा, हाँ क्वांटिटी बढ़ जाएगी, देखो बढ़ गई ना क्वांटिटी, बस इसी को तो कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो बेसिकली इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस का और क्वांटिटी का। ये हमने बचपन में डिमांड में पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये वही कहानी है। बोलो तो क्लियर हो गई ये कहानी, समझ आया? चलो तो सबको ओके हो गई। चलो अब आगे बढ़ जाओ, ये फ़िलहाल अभी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 72। अब यहाँ पर हेडिंग है सप्लाई और इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सप्लाई और इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया बिल्कुल उल्टा। डिमांड का मतलब तो ये था कि हम कितना मांग रहे हैं, है ना, हमारा डॉलर बाहर जा रहा है, विदेश चला गया। लेकिन सप्लाई का मतलब है कि हमारे पास अब डॉलर आ रहे हैं, हमारे देश में डॉलर आ रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। तो पहले तो एक सेंटेंस लिखेंगे हम, जो आपसे पूछूंगा क्लास 11th वाला। सप्लाई चैप्टर याद है? याद है ना? चलो तो पहली लाइन बताओ, देयर इज़, बताओ क्या? डायरेक्ट रिलेशन, हाँ ये लिखना है बड़ा बड़ा, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। याद है सप्लाई चैप्टर? अगर ऐसे ही याद, चलो दिलवाता हूँ, मान लो कार का प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, याद है ना? या शूज़ का प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह अगर डॉलर का प्राइस बढ़ गया तो डॉलर की भी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो सप्लाई का जो हमने बचपन में पढ़ा था वही लिखना है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ क्या? प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हाँ फॉरेन एक्सचेंज एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल सही। है ना? तो ये वही 11th वाला पॉइंट है। तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, इसका मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब लेफ़्ट पेज पे आओ, इस वाले के लेफ़्ट पेज पे डायरेक्ट रिलेशन का चित्र बनाएं। तो कैसा बनेगा? एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है वो बताओ, अंग्रेज़ी। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है लिख लो। तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और डायरेक्ट रिलेशन कैसे कर्व से शो करेंगे? अपवर्ड, ठीक है जी। तो बना लो एक सुंदर सुशील अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो इसका डेमो तो नहीं देखना, इस पे भरोसा है? चलो देख लो डेमो एक बार। मान लो प्राइस है R1, तो क्वांटिटी कितनी होगी सप्लाई? Q1, ठीक है। R1 को ऐसी कुछ भी नाम दे देता हूँ आपके लिए कि मान लेते हैं प्राइस है 60 रुपये, तो क्वांटिटी कितनी है? Q1। तो अब देखो रोहित भाई, अब हम प्राइस बढ़ाएंगे, ठीक है। प्राइस को कितना कर दूं बढ़ाकर?
83 वही चल रहा है। अच्छा, तुम इतने होशियार हो गए। तो प्राइस को बढ़ा देते हैं, अब $1 कर देते हैं 83 का। तो जैसे ही आपने प्राइस बढ़ाया, देखो रोहित भाई, तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। देखो तो भाई सबको दिख गया डेमो, डायरेक्ट रिलेशन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व पे। तो ये बना ही लो, चलो अच्छा है। इन सब से डायग्राम की सुंदरता उल्टा और बढ़ जाएगी, टीचर इम्प्रेस हो जाएगा। तो आप भी बना ही लो, खाली नहीं तो एक लाइन बना के छोड़ दोगे तो टीचर को कम अच्छा लगेगा। तो आप सुंदर बनाओ डायग्राम, आप भी ऐसे ही बना लो। तो डायरेक्ट रिलेशन शो हो गया कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, बना लिया पहले सबने डायग्राम, हटा दूं, कि आखिर फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर हमारे देश में आ कैसे रहा है, सप्लाई हमारे पास, इनफ्लो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का हो कैसे रहा है। ये है प्रश्न, यही इम्पॉर्टेंट है 3 नंबर का। तो देखो क्वेश्चन यही पूछता है, या तो आपसे पूछेगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई, या घुमा के पूछ लेगा वाई फॉरेन एक्सचेंज इज सप्लाइड बाय फॉरेन रेसिडेंट्स। आखिर हमारे देश में डॉलर आ क्यों रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो गया ऐसा। हाँ ताकि जी, हम उनके देश में इन्वेस्ट करें। अच्छा, हाँ, नालायक। वो हमारे देश में इन्वेस्ट करें, हमें उनके वो तो देश। पहले ही हो गया। नहीं, पहले क्या हो गया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ, उल्टा तो हो गया। देख लो, हाँ उल्टा होगा। तो देखो डिमांड वाले में क्या क्या लिखा था हमने, हमने उसमें इंपोर्ट करे थे गुड्स, दूसरा हमें बाहर इन्वेस्ट करना था, तीसरा हमें बाहर घूमने जाना था, चौथा आपको बाहर गिफ्ट भेजना था। इस बार इन चारों को उल्टा कर देते हैं। अब हम इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट हाँ, करेंगे। अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, अब वो घूमने आएंगे, यहाँ पे ताजमहल देखने आएंगे, अब वो यहाँ पर दिल्ली में घर खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और जॉन सीना अब आपको गिफ्ट भेजेगा, मतलब वो हमें गिफ्ट भेजेंगे, आपका बर्थडे आज। तो इन चारों को उल्टा कर देते हैं, आ जाओ। तो ये सही है सर, उल्टा करके लिखो जी। व्हेन फॉरेनर्स परचेज आवर डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज, ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या शब्द है, एक्सपोर्ट्स। दूसरा, फॉरेनर्स मेड इन्वेस्टमेंट इन आवर डोमेस्टिक कंट्री, फॉरेनर्स हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे घर खरीद रहे हैं। थर्ड, व्हेन फॉरेन टूरिस्ट्स विजिट आवर डोमेस्टिक कंट्री, अब फॉरेन टूरिस्ट्स यहाँ ताजमहल देखने आ रहे हैं, जब घूमने आ रहे हैं, कुछ भी करने आ रहे हैं, हमें क्या, घूमने आ गए। और फोर्थ बताओ, टू रिसीव यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। बस, तो ये 4 मतलब रीज़न हो गए, बस और क्या। ठीक है, तो लिख लो पहले। चलो, तो बाकी इसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ। लिख लिया पहले सब बच्चों ने, ठीक है। चलो, तो इसमें कई बार एक वैसा डाउट आ जाता है जो मतलब
हमारी चर्चा से तो बाहर का है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका ज्ञान बढ़ जाए। अब डाउट ये आता है जो आपको भी बिल्कुल लॉजिकली आ भी सकता है। अब आप को लगेगा कि सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो, कि भाई मान लो हमने गुड्स बाहर बेचे, है ना, डब्बा बाहर बेचा, तो वो जब हमें पैसे देगा तो वो भी तो फिर रुपये में देगा ना। जैसे हमने जब डब्बा ख़रीदा था, जैसे देखो हमने पहली स्टोरी क्या बनाई कि जब हम डब्बा ख़रीदते हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो मान लो आपने जैसे विदेश से कोई डब्बा ख़रीदा और आप बाहर पे कर रहे हो, तो आप क्या पे कर रहे हो? डॉलर, है ना। अब अगर इसको उल्टा करें कि इस बार आप डब्बा बाहर बेच रहे हो, तो बाहर वाला फिर हमें क्या पे करेगा? रुपी। तो ऐसे तो हमारे देश में रुपी आया लॉजिकली, तो बच्चा कह रहा है ऐसे तो सर रुपी आ रहा है ना, डॉलर क्यों आया? और जबकि हम कह रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि एक्सपोर्ट करने से क्या आ रहा है? डॉलर आ रहा है ना। एक्सपोर्ट करने से हमने क्या लिखा कि हमारे देश में क्या आ रहा है? डॉलर आ रहा है। जबकि बच्चा कहता है सर हमें क्यों डॉलर मिलेगा, हम तो रुपये में लेंगे ना पैसे, डॉलर कहाँ आ रहा है? जैसे मान लो आप ऐसे सोचो, आपने अपनी एक शर्ट बाहर बेची, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे इंडिया में, तो आपको तो रुपये ही मिलेगा ना, तो डॉलर कहाँ आया? टेक्निकली बच्चा ये पूछता है। मतलब ये एक डीप डाउट है, जब बच्चा ज़्यादा सोचता है तब आता है ये इतनी गहराई वाला डाउट कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि डॉलर आ रहा है ना। तो मैं अब एक बेसिक बता देता हूँ ताकि बाय चांस कभी ऐसे भूले बिसरे डाउट आ जाए, तो उसके लिए मैं आपको वो बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये जो हम कहते हैं कि डॉलर आ रहा है, डॉलर जा रहा है, वो बेसिकली हमारे सारे डॉलर्स का जो हिसाब किताब है वो RBI रखता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो जब हमने बाहर डब्बे बेचे किसी आदमी को, तो वो आदमी तो डॉलर के फॉर्म में ही पे कर रहा होता है। अब वो ये अलग बात है कि हमारे जेब में जब वो पहुंचता है तब वो रुपये बन के पहुंचता है। तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें तो रुपये मिले, डॉलर कहाँ आया, लेकिन वो डॉलर RBI तक पहुंच गया। वो डॉलर कहाँ पहुंच गया? RBI के खजाने तक पहुंच जाता है। मतलब हिसाब किताब में दो कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, अब वहाँ पे फेडरल बैंक होगा US का, वो वहाँ का दादा है, तो हमारे दादा और उनके दादा के हिसाब किताब में चलता लिखित होता रहता है कि अच्छा तुमने डब्बे खरीदे हैं तो वो इतना हिसाब बन गया, अच्छा तुमने इतने डब्बे बेचे हैं, इतना हिसाब बन गया ना। अब ऐसे जैसे जब हम इंपोर्ट करते हैं डब्बा, है ना, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं डब्बा, तो आप तो अपनी जेब से रुपए निकाल के दे देते हो, लेकिन RBI वो उस रुपए को क्या बना देता है? डॉलर, जो आपको नहीं पता। तो हम सीधा ये लिखते हैं कि इंपोर्ट करने से डॉलर गया और एक्सपोर्ट करने से डॉलर आया। तो लिखते हम ऐसे, मतलब आपको जो पढ़ाई स्टडी करवा रहे हैं हम, आपकी स्टडी में बस ऐसे लिखा जाता है, सीधा लिखा जाता है कि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हम सामान खरीद रहे हैं तो हम डॉलर दे रहे हैं, सीधा ये लिखा जाता है। और जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं? सीधा कि डॉलर आ रहा है। तो वो बीच की जो कड़ियाँ हैं वो आपको नहीं पढ़ाई जाती, ना आपको अभी समझाई जाती, ना समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि अभी आप भोले मासूम छोटे बच्चे हो, तो आप बस सिंपल इतना ही समझ लो कि ठीक है भैया, दोबारा से कहानी शुरू कर रहा हूँ ताकि क्लियर रहे। RBI की कहानी भूल जाना बीच की। तो जब हम सामान खरीदते हैं विदेशों से, मतलब इंपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या दे रहे हैं? डॉलर दे रहे हैं, मतलब पैसा दे रहे हैं। सिंपल, आप पैसा समझ लो, पैसा जा रहा है, डॉलर जा रहा है। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, तो फिर हमारे पास डॉलर आ रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल रखो, है ना। अब देखो फॉरेनर्स यहाँ घूमने आते हैं, तो फॉरेन टूरिस्ट जब यहाँ घूमने आता है तो वो हमारे इंडिया के एयरपोर्ट तक अपने डॉलर लेकर आएगा, फिर वो इंडिया के एयरपोर्ट से डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करा के यहाँ घूमेगा। लेकिन हम मानते यही हैं कि फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया आया तो इसका मतलब हमारे देश में डॉलर आ गया। फॉरेनर अगर इंडिया घूमने आया है तो इसका मतलब हमारे देश में डॉलर आ गया। भाई तभी तो सरकार प्रमोट करती है टूरिज़्म, फॉरेन टूरिज़्म। विदेशी पर्यटकों को इंडिया क्यों बुलाया जाता है? ताकि इस बहाने हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आए। या देखो फॉरेनर यहाँ इन्वेस्ट करता है, बताओ मोदी जी या इतनी सरकार ये सब क्यों लगे रहते हैं कि विदेशी संस्था यहाँ इन्वेस्ट करो, क्यों करो? ताकि जब फॉरेनर्स यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे देश में क्या आएगा? डॉलर आएगा। तो ये मतलब हमारी स्टडी में ऐसे होता है। चलो तो ठीक हो गया जी।
चलो अब सीधा आ जाओ अगले पेज पर। इसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। तो इसमें ये लाइनें लिखी हुई हैं, ये आप छोड़ दो। नीचे जो जगह बनी हुई है वहाँ पर हमें एक चित्र बनाना है। तो टॉपिक का नाम है, ये उसी से रिलेटेड है। पहले आपने डिमांड पढ़ा, फिर दूसरा आपने सप्लाई पढ़ा। तो डिमांड और सप्लाई पढ़ने के बाद क्लास 11th में आपको एक चैप्टर सिखाया था, इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, याद है? तो कैसे निकलता था मार्केट का इक्विलिब्रियम? जब डिमांड और सप्लाई क्या हो जाते थे? मिल जाते थे। तो अगर हम गाड़ियों की बात करेंगे तो भी यही फंडा, जूते की बात करेंगे तो भी यही फंडा। तो अगर हम डॉलर की बात करेंगे तो डॉलर का भी इक्विलिब्रियम रेट कैसे पता चलेगा? जब डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था वो ही। तो देखो जी, तो एक बनाओ आप सप्लाई कर्व, जो आपने अभी बनाया था, कैसा बनाया था? अपवर्ड स्लोपिंग, इसको नाम दे दो SS। और एक बना लो आप डिमांड कर्व, उसको नाम दे दो DD, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और X एक्सिस पर क्या लिखना है बताओ? क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और Y एक्सिस पे क्या लिखना है? प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो बताओ क्या आपको इक्विलिब्रियम नज़र आ रहा है? कहाँ है? वेरी गुड। तो जहाँ पर इनकी मुलाकात हो रही है उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। बस। और इस इक्विलिब्रियम लेवल से जो ये ऐसे ही बना लो पूरी लाइन, रेट होगा, उसको हम नाम दे देते हैं R। उस रेट को क्या बोलते हैं हम? R तो सिंबल है, लेकिन बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट। इस R को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम रेट। तो ये ऊपर लिख रखा है हेडिंग में, तो चिंता मत करो आप। तो इस R को बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट। तो क्लियर हो गई कहानी, इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा। चलो अब एक केस आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले डायग्राम पे देखना फिर बताना। मान लो रेट R की बजाय R1 है, लेट से। तो आपको ये बताना है कि अगर रेट R1 है तो डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है? कैसे बताओ भैया बहनों? पहले क्वेश्चन समझ गए क्या पूछ रहा हूँ? कि अगर रेट R1 है तो आपको ये बताना है कि R1 वाले रेट पर डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई? वेरी गुड। डिमांड कहाँ पर टच हो रही है? डिमांड उससे पहले ही टच हो रही है। और सप्लाई कहाँ पे टच हो रही है? काफ़ी बार। तो अगर रेट इक्विलिब्रियम रेट से ज़्यादा होता है ना कभी भी, तो मार्केट में एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। तो ये बना लीजिए आप भी। ठीक है, मार्केट में एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। और इन लेवल्स को भी मार्क कर लेते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी कर लेना ब्लू कलर से। तो डिमांड वाले लेवल को नीचे मार्क करके Q1 लिख लो, और सप्लाई वाले लेवल को नीचे मार्क करके Q2 लिख लो। तो थोड़ा सा क्वांटिटी भी नीचे मार्क हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेस सप्लाई क्लियर हो गई, मतलब दिख गई डायग्राम पे। तो कभी कभी बाजार में एक्सेस सप्लाई भी होती है, कभी कभी। अब मान लो बाजार में एक्सेस सप्लाई है, लेट से रेट ज़्यादा चल रहा है और मार्केट में क्या चल रही है? एक्सेस सप्लाई। तो बताओ क्या होगा, पहले आप दिमाग लगाओ। 11th में भी पढ़ रखा है वैसे तो। सप्लाई कम करेगी,
नहीं, हम करते कुछ नहीं है, होता अपने आप ही, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देखो मार्केट का फंडा ये होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, मार्केट तो अपने आप चलता है, डिमांड सप्लाई अपने आप बायर सेलर करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई चल रही है तो 11th में भी इसके चेन इफेक्ट्स बताए गए थे। हालांकि चेन इफेक्ट हमें अब नहीं लिखने होते, तो चलो मैं ही बता देता हूँ मुद्दे की बात। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे पता है क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये एक्सेस सप्लाई ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। वो चेन इफेक्ट्स ऐसे चलते हैं कि कुछ दिनों के बाद एक्सेस सप्लाई क्या होगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और वापस से हम कौन से पॉइंट पर आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वापस से आ जाएंगे। तो वो मार्केट के इफेक्ट्स इस तरह से चलते हैं। अब वो हमको पढ़ने नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं रहा क्या चलते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक्सेस सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और वापस से मार्केट कहाँ पहुँच जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। अच्छा मान लो उल्टा हो जाए सर, लेट से रेट कम हो गया, R2 हो गया, ठीक है रोहित भाई। तो अगर रेट R2 हो गया तो अब आपको बताना है कि अब मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा है ना उस बिंदी पर और सप्लाई कम। तो इसका मतलब अगर रेट कम हो गया तो मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, एक्सेस डिमांड। तो ये भी बना लो आप, क्वांटिटी पहले से ही मार्क्ड है तो ध्यान से पूर्वक बनाना, जैसे मैंने बनाया है Q1 Q2। तो अगर रेट कम हो गया तो फिर बाजार में एक्सेस डिमांड शुरू हो जाएगा। तो अब आप ये बताओ कि अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड हो गया, लेट से मान लो हो गया, तो क्या होगा, डिमांड वापस कम हो जाएगी, मतलब कुछ दिनों के बाद वापस से क्या हो जाएगा, हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे। तो मतलब मुद्दे की बात यह है कि चाहे बाज़ार में एक्सेस सप्लाई हो, चाहे बाज़ार में एक्सेस डिमांड हो, कुछ दिनों के बाद वो लौट कर वापस कहीं आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे। तो ये बाज़ार की खूबसूरती होती है मार्केट की। तो मार्केट में कभी भी बहुत लंबे समय तक एक्सेस डिमांड नहीं बनी रह सकती, ना एक्सेस सप्लाई बनी रह सकती। वो आपस में कुछ ना कुछ कंपटीशन शुरू हो हवा के कहाँ पहुँच जाता है मार्केट, इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो ओके हो गई कहानी। तो ये सारी बातें आपको अंग्रेज़ी में ऊपर दे रखी है। अब चलें ऊपर, आओ तो पढ़ा देता हूँ, आप हाईलाइट कर लेना चाहें मेन बातें। तो पहले पॉइंट में तो लिखा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, तो लिखा है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट पता लगता है। फिर देखो लिखा है एज पर द डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट ईच अदर। कहाँ पर इंटरसेक्ट करा इन दोनों ने, पॉइंट ई। तो पॉइंट ई को हम कहते हैं, मार्क कर लो आप, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, है ना, और उसको हमने एक नाम दे दिया OR। ठीक है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट को हमने एक नाम दे दिया OR। दिख रहा है डायग्राम पे OR, सर O कहाँ है, अरे O मतलब ओरिजिन बना लो, OR मतलब ये, समझ गए। OR का मतलब क्या है, O मतलब ओरिजिन, R मतलब R, OR। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाए और वो R1 तक पहुंच जाए तो बताओ रोहित क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बाजार में। सप्लाई बढ़ेगी। हाँ, तो यही देखो लिखा है कि द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल फॉल टू OQ1 एंड सप्लाई विल राइज टू OQ2। तो वो आप देख सकते हो, मैंने बनवा रखी है ऑलरेडी आपको। तो डिमांड जो है वो Q1 लेवल पर होगी और सप्लाई जो है वो Q2 लेवल पर होगी। तो यानी कि बाज़ार में कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ब्लॉक बना देता हूँ, एक्सेस सप्लाई की, विच रिजल्ट्स इन द फॉल इन एक्सचेंज रेट टिल अगेन इट रीचेज इक्विलिब्रियम लेवल। तो जिससे दोबारा से वापस गिरावट आनी शुरू हो जाएगी एक्सचेंज रेट में, और वापस से एक्सचेंज रेट कहाँ पहुँच जाएगा, देखो OR लेवल पे। समझ गए OR लेवल कौन सा, मतलब वो स्टोरी याद आ गई, इक्विलिब्रियम। तो अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है तो कुछ दिनों के बाद वापस से किस लेवल पर पहुंच जाएगी मार्केट, इक्विलिब्रियम पर।
और चौथे पॉइंट में भी पढ़ लो, उल्टा लिख रखा है कि अगर एक्सचेंज रेट कम हो गया रोहित भाई, R2 हो गया, नीचे वाला देखो R2 नीचे वाला हो गया, तो फिर मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस से कहाँ पहुँच जाएंगे हम, OR। तो यही दे रखा है कि इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और हम दोबारा से OR लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो कहानी क्लियर हो गई। चलो, तो ये तो मतलब एक साथ करवाने थे, पहले इसीलिए करवाए। तो देखो पहला टॉपिक क्या था, एक बार लिंक करो, डिमांड। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा, सप्लाई। तो जब हम डिमांड और सप्लाई दोनों को इंटरसेक्ट कर देते हैं तो उससे हमें क्या पता लग जाता है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। चलो अब हम चलते हैं वापस से पेज 71 पे। अब हमें जो क्वेश्चंस छोड़े हैं एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट वो लिखेंगे। चलो, तो अब वापस से हम डिमांड पर आते हैं, ठीक है ना। तो डिमांड की ये वाला क्वेश्चन तो हमने लिख लिया था कि भाई डिमांड हमारे देश में डॉलर की क्यों होती है। एक बार रिपीट करवाना, आपको डॉलर क्यों चाहिए बताओ। चलो, क्योंकि फॉरेन में इन्वेस्ट करने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए, बाहर गिफ्ट भेजने के लिए और बाहर से सामान खरीदने के लिए, है ना। अच्छा, अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन आता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप मार्क कर लो। ये भी 3 नंबर का आता है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है वाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि वाई डज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज विद द फॉल इन इट्स प्राइस। मतलब क्वेश्चन ये पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई। ये तो हो गई सामान की बात। कुछ भी में डॉलर आया तो डॉलर में दिमाग लगाओ ना, कि मान लो डॉलर का रेट सस्ता हो गया। मान लो आपको पता चले कि $1 2 रुपए का, लेट से आपको पता चला कि $1 2 रुपए का है, तो ये सुनकर डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ रही है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाँ, तो तुम्हें क्या करना, सस्ते में मिल रहा है तो मान लो बाहर सड़क पे $1 मिल गया तो तुम्हें क्या, हाँ तुम क्यों बढ़ा रहे हो डिमांड, वही तो मुद्दा है। किस चीज़ के लिए, और डॉलर क्यों चाहिए तुम्हें, हाँ तो ये लिखना पड़ेगा। तो ये दिमाग लगाना है। देखो इसमें 3 रीज़न लिखने हैं कि अगर डॉलर सस्ता हो जाता है तो देखो इससे आप क्या सोचोगे। मान लो डॉलर 2 रुपए का हो गया तो पता है सबसे पहले मैं तो क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा चलो कल ट्यूशन की छुट्टी करके सबसे पहले बाहर घूमने जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे यूएस में घूमना बहुत सस्ता हो जाएगा मेरे लिए। अगर $1 मुझे सिर्फ 2 रुपये में मिल जाए तो मेरे लिए यूएस घूमना कितना ईजी हो गया, वेरी ईजी, और ये भी चलेगा फिर मेरे साथ। अच्छा, दूसरा रीज़न, आपको डॉलर अगर बहुत सस्ता मिलेगा तो फिर तो आप भी न्यूयॉर्क में घर खरीदोगे, फिर तो आप भी एफिल टावर के नीचे अपना एक शॉप खरीदोगे, तो फिर तो इन्वेस्ट करना भी कितना इजी हो जाएगा। तो ये हो गया मतलब एक और रीज़न। और सबसे बड़ा रीज़न, अगर डॉलर इतना सस्ता हो जाएगा 2 रुपये का डॉलर, तो फिर तो आप बाहर से सामान भी बहुत खरीदोगे। आईफोन खरीद लोगे यूएस में, जो आपको महंगा मिलता है वो यहाँ से सस्ता मिलेगा। फिर आपको डॉलर 2 रुपये का है, यूएस में पता है कितने का है आईफोन, बताओ कितने का है, $1500। तो अब अगर 2 रुपये का हो गया डॉलर तो बताओ आप कितने में खरीद लोगे, 3000 में तो खरीद लोगे ना। फिर क्यों हो जाएगा महंगा, वो तो तुम्हें अब लग रहा है, वो तो अब तुम कह रहे हो इसलिए सब बातें हो रही हैं। हम तो हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं ना। लेकिन अगर मान लो डॉलर सस्ता हो गया तो आपके लिए बाहर से गुड्स खरीदना भी तो सस्ता हो जाएगा ना। तो यही 3 रीज़न होते हैं। देखो यहीं पे यही लिखा है, वह पढ़ लो। देखो कि डॉलर का रेट कम होते ही एक तो हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं, देखो क्योंकि आपके लिए फॉरेन गुड्स खरीदना सस्ता हो गया। आप बाहर घूमने ज़्यादा शुरू कर दोगे जाना, क्योंकि अब आपको बाहर कंट्री में घूमना सस्ता हो गया। और आप बाहर इन्वेस्ट ज़्यादा करोगे, क्योंकि बाहर इन्वेस्ट करना मोर ल्यूक्रेटिव हो गया। ल्यूक्रेटिव मतलब आकर्षक हो गया। अब आपको न्यूयॉर्क में घर मिल जाएगा 2 लाख में, ऐसी फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब है कि जैसे ही डॉलर का प्राइस कम होगा
तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। क्यों बढ़ा दोगे? इन रीज़नों की वजह से। तो समझ गए आंसर क्या है? तो आपको ये 3 रीज़न लिखने हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन हर बार यही है, क्वेश्चन इसको उल्टा करके भी पूछ लेता है, वो है नीचे। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले इसको उल्टा करके कि डिमांड कम क्यों हो जाती है, वाई डज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल, डिमांड कम क्यों हो जाती है अगर प्राइस बढ़ गया, तो मतलब इस बार मैं क्वेश्चन उल्टा कर देता हूँ। मान लो रोहित भाई तुम्हें पता चला कि $1 500 रुपये का है, तो ये सुन के अब तुम्हारी डिमांड कम क्यों हो गई? क्योंकि महंगा दे रहा है, तो अब इससे तुम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तब इन्वेस्ट करने में ज़्यादा खर्चा आएगा। हाँ, तो अब इन्वेस्ट तुम कम करना चाहोगे और बाहर घूमने जाओगे, अब ना यूएस घूमने जाओगे अब। ना, मैं तो लाल घूमूंगा। वेरी गुड। और फिर बाहर से गुड्स खरीदोगे, ना अब खरीदोगे $1500 का आईफोन बाहर से, नहीं, बगल वाली दुकान से। है ना, तो 7.5 लाख रुपए का आ जाएगा। देख लो, $1500 और $1 500 रुपये का, तो 7.5 लाख रुपए का खरीद लोगे अब। तो बात समझ आई? तो अगर डॉलर का प्राइस बढ़ गया तो आपकी डिमांड क्यों कम हो रही है? तो लिखो 3 रीज़न, मतलब वो लिख लो अंग्रेज़ी कि भाई क्यों कम हो रही है। मेन पॉइंट बता दो, अंग्रेज़ी में लिखवा दूंगा, क्या है मेन पॉइंट? इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो वही ऑर्डर वाइज से लिख लेते हैं। तो पहला लिख लो इम्पोर्ट डिक्रीजेस, तो इसको अंडरलाइन करके लिख लो कि व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस then foreign goods become costlier and it may lead to decrease in imports, resulting in less demand of foreign exchange, resulting in less demand of foreign exchange। एक्सपोर्ट प्रियांशु भाई सप्लाई में आते हैं, जब अभी हम सप्लाई पे जाएंगे ना तब एक्सपोर्ट का रीज़न आएगा। दूसरा रीज़न है टूरिज़्म, बाहर घूमने जाना है अब हमें रोहित, तो चलें यूएस घूमने? नहीं, तो लिखो राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमोट्स, डिमोट्स का मतलब होता है प्रमोट्स का उल्टा, डिमोट्स द टूरिज्म ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, डिमोट्स द टूरिज्म of that foreign country and therefore demand of foreign exchange falls। अब हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे, अब हमें नहीं चाहिए डॉलर, डिमांड कम हो जाएगी। और तीसरा, न्यूयॉर्क में घर खरीदना है, बिक जाएंगे वो भी 10 बार। तो इन्वेस्टमेंट, तो उसमें लिख लो कि विद द फॉल इन, विद द राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कॉमा investing in foreign country becomes less lucrative। lucrative वर्ड का मतलब होता है आकर्षक। तो अगर प्राइस बढ़ गया फॉरेन एक्सचेंज का तो अब विदेश में घर खरीदना कम आकर्षक हो जाएगा, becomes less lucrative, which
डिक्रीजेज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फिर आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड नहीं करोगे, आप कहोगे यार मुझे नहीं चाहिए डॉलर, छोड़ो। तो ठीक है, तो लिख लो। तो देख लो भाइयों बहनों, समझ आया? पहले इतना क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन? ये दोनों इंपॉर्टेंट, बल्कि तीनों इंपॉर्टेंट है। जो इस ये पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है, इसका फर्रा बनवा के ले जाना एग्ज़ाम में। या तो वो सोर्सेज पूछ लेगा डिमांड के, या फिर वो ये पूछ लेगा डिमांड प्राइस कम होने पर बढ़ती क्यों है, या ये उल्टा पूछ लेगा कि डिमांड प्राइस बढ़ने पर कम क्यों हो जाती है। तो ये तो हो गए डिमांड के क्वेश्चंस। चलो अब चलो 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 अब आओ जी सप्लाई पर। एक बार सप्लाई याद करते हैं। मतलब अब हमारे पास डॉलर जो आ रहे हैं, इनफ्लो जो हो रहा है, वो कब हो रहा था? एक बार दोबारा रिपीट करवाना। इनफ्लो कब कब हो रहा था डॉलर का? जब फॉरेनर्स घूमने आते हैं यहाँ, फॉरेनर्स यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे घर खरीदते हैं, यहाँ पे गिफ्ट भेजता है, और या फिर हमसे यहाँ से गुड्स खरीदता है, मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं। चलो तो अब लिखो जी क्वेश्चन। वो 4 पॉइंट लिखे थे ना, उसके नीचे का पूरा पेज खाली होगा आपका। तो लिखो, वाई सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, वाई सप्लाई ऑफ foreign exchange rises with rise in its price। पहले मैं क्वेश्चन बना दूं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लो आपको ये पता चले कि डॉलर का प्राइस बढ़ गया है, $1 500 रुपये का हो गया है, तो इसकी वजह से डॉलर हमारे देश में ज़्यादा क्यों आ रहा है, इसकी सप्लाई क्यों बढ़ गई डॉलर की? अगर प्राइस बढ़ गया डॉलर का तो सप्लाई क्यों बढ़ गई? वाई? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सप्लाई करेंगे तो मुनाफा ज़्यादा होगा। क्या मुनाफा होगा? लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। ठीक, क्योंकि हमारे गुड्स अब चीपर हो गए उनके लिए। अब सोचो जो हमारी टी शर्ट 500 रुपये की है, वहाँ का छोटा सा टॉनी बच्चा कह रहा $1। जो टी शर्ट हमारे लिए 500 रुपये की है, वहाँ पे टोनी बच्चा जो टॉफ़ी खाता होगा $1 की, वो कहेगा चलो मैं टी शर्ट खरीद लेता हूँ इंडिया की। भाई हमारा 500 रुपये उनके $1 के बराबर अगर है, तो हमारे गुड्स तो बहुत सस्ते हो जाएंगे उनके लिए। और दूसरा रीज़न बताओ, दूसरा रीज़न क्या? सोचो, और क्यों सप्लाई बढ़ेगी हमारे देश में डॉलर की? इन्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पे घर खरीद, हाँ हाँ वही तुम्हारा पॉइंट आ गया। तो अब उनके लिए यहाँ पर घर खरीदना मतलब होगा मान लो $500 या $1000, ऐसे ही बोल रहा हूँ रफली। तो उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत इजी होगा, और वो उनको यहाँ पे घूमना बहुत इजी होगा। वो तो शाम को निकल जाएंगे, चलो इंडिया घूमने चलते हैं, 100-200 पूरा इंडिया। और क्या $100 लाएंगे घर से अपना, घूम के आए, फ्लाइट का आना जाना हो जाएगा, घूम लेंगे। तो मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो हमारे गुड्स सस्ते हो जाते हैं, यानी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे हमारे। फॉरेनर्स को यहाँ पे इंडिया में घूमना बहुत सस्ता हो जाएगा, तो वो घूमने ज़्यादा आएंगे। फॉरेनर्स को यहाँ इन्वेस्ट करना इजी हो जाएगा, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। तो ये लिखना है आपको, समझ गए रीज़न क्या लिखने? तो लिखते हैं अंग्रेज़ी, मैं लिखवा देता हूँ। तो पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट इंक्रीजेज, तो इसमें तो आप लिख लो डैश डाल के, with the rise in price of foreign exchange, with the rise in price of foreign exchange, comma, domestic goods become cheaper and it will lead to increase in exports, full stop. As a result,
supply of foreign exchange increases. As a result, supply of foreign exchange increases. दूसरा रीज़न टूरिज्म देख लो. With the rise in price of foreign exchange, with the rise in price of foreign exchange, visiting our domestic country, becomes cheaper for foreigners, thus supply of foreign exchange increases. Thus supply of foreign exchange increases. उन्हें इंडिया में घूमना बहुत चीप लगेगा तो वो यहाँ घूमने आएंगे, तो इससे भी सप्लाई बढ़ जाएगी हमारे पास डॉलर की. और एक और बता दो, और क्यों सप्लाई बढ़ जाएगी? इन्वेस्टमेंट. तो इसमें लिख लेते हैं with the rise in price of foreign exchange, with the rise in price of foreign exchange, comma, investing in our domestic country becomes more lucrative for the foreigners, and therefore supply of foreign exchange increases, and therefore supply of foreign exchange increases. तो इंडिया में इन्वेस्ट करना उनके लिए बड़ा सस्ता हो जाएगा. वो कहेंगे अरे वाह, इंडिया में घर खरीदते हैं, तो इसीलिए सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाएगी, वो और घर खरीदेंगे इंडिया में. अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको ओरली सुन के बताना है, क्योंकि मैंने एक लिखवा दिया. अब मान लो ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, एग्जामिनर चालू है, उसने क्वेश्चन बदल दिया, उसने इसका उल्टा दे दिया, उसने लिख दिया कि वाई सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स विद द फॉल इन प्राइस. तो इसका भी उल्टा कर देंगे. तो करो उल्टा और मुझे समझाओ क्या करोगे उल्टा. कि अगर प्राइस कम हो गया तो फिर सप्लाई कम क्यों हो जाएगी, बताओ. हमारे डोमेस्टिक गुड्स कॉस्टलियर हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे. तो आपको पहला पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट फिर कम हो जाएगा. टूरिस्ट भी कम हो जाएंगे आना. वेरी गुड. दूसरा पॉइंट लिखोगे फिर टूरिज़्म भी हमारे देश का कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे गुड्स हमारे देश में घूमना महंगा होगा, तो फिर फॉरेन टूरिस्ट यहाँ घूमने नहीं आएंगे. इन्वेस्ट भी कोई नहीं करेगा. और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्ट करना फिर महंगा हो जाएगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी हमारे देश में लोग कम करेंगे. तो अगर मान लो क्वेश्चन चालगिरी करे, वो राइज की बजाय फॉल करे, तो आप चालगिरी करके आंसर सही लिख लोगे, मतलब उल्टा लिख के सही हो जाएगा. समझ गए बात. तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को लिख लो चाहे क्वेश्चन 3 बना के, मतलब नीचे छोटा सा, कि भाई उल्टा भी आ सकता है. क्वेश्चन लिख लो ताकि पता रहेगा कि अच्छा हाँ, कि वाई सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स. ऐसा भी उल्टा भी क्वेश्चन दे सकता है कि भाई कि सप्लाई कम क्यों हो गई, वाई सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स विद फॉल इन प्राइस. है ना. तो आप ऊपर वाले पॉइंट्स का क्या लिख दोगे, उल्टा. चलो ठीक है. तो समझ आ गई कहानी मेनली. तो आज ये पूरा ही टॉपिक हमें कवर करना था, डिमांड का, सप्लाई का,
और इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है वो। चलो ठीक है, तो बस यही था आज का कार्यक्रम, समाप्त।